हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8th की जो बुक है भारत की खोज, उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो इससे पहले हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स के 2 वीडियो बना चुके हैं, उसमें हम लोग 19 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। हम आगे के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें बोला गया है, नई ताकतों ने सर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गईं। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया। आपके विचार से आज़ादी की लड़ाई के बारे में कही गई ये बातें किस प्रकार नई ताकत की ओर इशारा कर रही हैं? वह कौन व्यक्ति था और उसने ऐसा क्या किया जिसने ग्रामीण जनता को भी आज़ादी की लड़ाई का सिपाही बनाया? तो देखिए आंसर है, उपयुक्त वाक्य इस ओर अंकित करता है कि भारत के मध्य वर्ग में नई ताकत की खोज की गई, जिसमें हर विपत्ति का सामना करने की शक्ति थी। ग्रामीण व नागरिक सभी मध्य वर्गीय लोगों ने भारत की आज़ादी हेतु कमर कस ली। इस समय उच्च वर्ग अंग्रेज़ों की चाटुकारिता में लीन था और निम्न वर्ग अपनी दुर्दशा के आंसू रो रहा था। इसी कारण मध्य वर्ग शक्तिशाली सिद्ध हुआ। इसी में से मोहनदास करमचंद गांधी उभर कर सामने आए, जिन्होंने संपूर्ण भारतीय जनमानस को झंझोड़ कर रख दिया और समाज के सभी वर्गों को एक सूत्र में बांधकर आज़ादी के लिए प्रेरित किया। इन्हीं में कर कमलों द्वारा ग्रामीण जनता भी आज़ादी की लड़ाई का सिपाही बन गई। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें मतलब ये बताया गया है कि किस तरीके से जो हमारे देश की हायर क्लास थी, जो एजुकेटेड पीपल थे, वो कैसे अंग्रेज़ों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए काम में लगे हुए थे। उनको देश की इंडिपेंडेंस से कोई मतलब नहीं था। फिर जब गांधी जी हमारे देश में वापस आए, उन्होंने किस तरीके से हमारे देश की जो मिडिल क्लास थी, जो स्टूडेंट्स थे, यूथ था, उसको मोबिलाइज़ किया, लोगों को मोबिलाइज़ किया कि भाई हमें इनके खिलाफ लड़ना है, इनको देश से बाहर निकालना है और खुद अपने देश के लोगों को राज करना है। तो ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता की जय, आपके विचार से इस नारे में किसकी जय की बात कही जाती है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो देखिए, इसमें संपूर्ण भारत व भारत की नदियाँ, पर्वत, वन, सागर, मरुस्थल, पशु पक्षी तथा समृद्ध प्राणी जनता, जगत, इतिहास, भूगोल की जय की जाती है, क्योंकि इन सबको मिलाकर ही भारत माता की तस्वीर बनती है। इन्हें किसी भी तरह से अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो देखिए, जो भारत माता की जय, जैसे कि हमारी जो बुक है भारत की खोज, इस चैप्टर में भारत किसे कहा गया है, भारत क्या है? भारत एक देश है। इस देश की हर एक चीज़, इस देश की नदियाँ, पहाड़, इस देश के लोग, इस देश के जानवर, सब कुछ भारत है। तो भारत माता की जय जब आप कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप इस देश की हर एक चीज़ की जय कर रहे हैं, उसको नमन कर रहे हैं, उसके आगे झुक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्राचीन काल से ही अनेक विदेशी आक्रमण होते रहे, उनकी सूची बनाइए, समय क्रम में बनाएं और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपके विचार से भारत में अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना इससे पहले के आक्रमणों से किस तरह अलग थी? तो आंसर है इसका, भारत पर समय अनुसार हूण, शंक, मंगोल, कुषाण, तुर्क, यूनानी, मुगल, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, डेनमार्क, डच और अंग्रेज़ जातियों के आक्रमण हुए। क्योंकि देखिए हमारा देश ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस, काफ़ी ज़्यादा अमीर रहा था सदियों से, इसलिए बाहर के बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होते आए थे हमेशा से ही, और काफ़ी ज़्यादा इसी वजह से अटैक्स भी हुए थे। और लास्ट तो अंग्रेज़ों का था, ब्रिटिशर्स का था सॉरी। तो अंग्रेज़ी शासन से पूर्व जितनी भी जातियों ने भारत पर आक्रमण किया, वे या तो भारतीय धन संपत्ति लूटकर चले गए या इसी मिट्टी की सभ्यता व संस्कृति को उन्होंने आत्मसात कर लिया। भारत पर शासन भी किया तो भारतीयों को अपनत्व भाव से देखा, लेकिन अंग्रेज़ों की शासन सत्ता पूर्णतः भिन्न थी। उन्होंने भारत को लूटा और शासन की बागडोर अपने हाथों में इस प्रकार ले ली कि अपने ही देश में भारतीय गुलाम बन गए। भारत का प्रशासनिक जाटा इंग्लैंड में तैयार होता था। तो देखिए, पहले के जो लोग थे, जैसे कि मंगोल हो गए, कुषाण हो गए, यूनान, ये जितने भी लोग थे ना, ये हमारे देश में जब आए थे तो वो इसी देश में आके बस गए थे। यहाँ का पैसा कहीं और नहीं लेकर के जा रहे थे। पर जब ब्रिटिशर्स इस देश में आए तो वो उन्होंने इंडियंस को गुलाम बनाया, अपना पूरा एक वो उपनिवेशक ताकत थे, यानी कि वो कॉलोनी थे और वो यहाँ पर राज करने आए थे और यहाँ का पैसा लूट करके लेके जा रहे थे और यहाँ नहीं लगा रहे थे। तो इसलिए देश गरीब होता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार शिक्षा के प्रसार को नापसंद करती थी, क्यों? शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद अंग्रेजी सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा बहुत काम करना पड़ा, ऐसा क्यों? तो देखिए, अंग्रेजी सरकार शिक्षा के प्रसार को नापसंद करती थी क्योंकि वह चाहती थी कि भारतीय अशिक्षित व असभ्य रहें ताकि उनका शासन निर्बाध गति से चलता रहे। तो देखिए, अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि हमारे देश के लोग ज़्यादा ना पढ़ें। क्यों? क्योंकि वे पढ़े लिखे लोग होंगे तो क्वेश्चन करेंगे कि भाई आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो भाई कोई क्वेश्चन ही ना करे, इसलिए लोगों को पढ़ाओ ही मत। नेक्स्ट है,
शिक्षा को नापसंद करने के बावजूद भी अंग्रेज सरकार ने थोड़ा कार्य इस क्षेत्र में किया। वो क्यों किया? वे भारतीयों को पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि हम लोग जो है इंडियन हो कलर में और ब्लड में, बट टेस्ट में जो हो वो हम इंग्लिश हो जाएं। मतलब उनके वहाँ जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं गुड्स, जो सामान वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, उनका टेस्ट हम लोग डेवलप कर लें ताकि वहाँ की कंपनीज़ को फ़ायदा हो हमारे देश के पैसे से। तो वो चाहते थे कि एक कहावत है कि इंडियन इन स्किन एंड ब्लड बट अमेरिकन बट ब्रिटिश इन टेस्ट। तो टेस्ट में क्या हो कि उनका जो वो ब्रिटेन वाला चले, क्योंकि वहाँ की जो चीज़ें मैन्युफैक्चर है वो यहाँ यूज़ हो जाए और सोच भी उनके जैसी हो जाए, बट रहे यहाँ के लोग। तो इस तरीके की उनकी सोच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौर के लिए कहा गया है नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था उससे यह सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ता ही था। क्या आपको लगता है कि अब भी नया पूंजीवाद, यानी कि पूंजीवाद क्या होता है? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। एक इंडस्ट्री लग गई है, उसमें लेबर से कितना भी काम करवाओ बट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, तो ये होता है कैपिटलिज्म। और इसी को हम लोग हिंदी में पूंजीवाद कहते हैं। पूरे दुनिया में जैसे कि अमेरिका ने कैपिटलिज्म का मॉडल अपनाया, चाहे चाइना खुद को कितना ही कम्युनिस्ट कह ले, वो भी सबसे बड़ी कैपिटलिस्ट कंट्री है। वो इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं और खूब प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, चाहे बेस लेवल पर जो वो लेबर वर्कर काम कर रहा है उसको उसकी हालत कंडीशन कैसे भी हो। और ये इंडिया पर इन चीज़ों का असर कैसे पड़ा? तो निश्चय ही वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था भारत की वर्तमान पीढ़ी को प्रभावित कर रही है, क्योंकि लोग जैसे तैसे धन कमाना चाहते हैं। इससे सामाजिक ढांचा चरमरा रहा है। इस पूंजीवाद के कारण ये गुण होने के बावजूद दोष अधिक हैं। इससे धनवान अधिक धनवान और निर्धन अधिक निर्धन बनते जा रहे हैं। दूसरी ओर विदेशी वस्तुओं के आकर्षण में अपने देश की वस्तुओं का महत्व कम होता जा रहा है, जिसका कारण आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। तो क्या होता है ना, पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म में जो अमीर है वो और अमीर बन जाता है, गरीब गरीब बन जाता है, और फिर एक अमीरी की होड़ सी लग जाती है जो शायद हमारे देश के लिए इतना सही भी ना हो, क्योंकि इसमें जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा दबा कुचला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर निम्नलिखित में से किस तरह का बदलाव आया? तो जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए तो हमारे देश में किस किस चीज़ों में चेंजेस आए थे? तो कांग्रेस के संगठन में, मतलब देखिए जो कांग्रेस पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे। जब गांधी जी हमारे देश में 1915 में वापस आ गए थे ना, तो कांग्रेस की वर्किंग कमिटीज़ बन गई थी। पहले क्या होता था कि कांग्रेस साल में दिसंबर में एक बार मिल लेती थी, चाय पकौड़ा खा के जयराम जी गा के टाइप वाला उनका काम चलता था कि ज़्यादा कुछ करना नहीं, कुछ रिजोल्यूशंस पास कर दिए। फिर जब से गांधी जी देश में आ गए थे तो वो बिल्कुल रेगुलर तौर पर मिलने लगे थे और काम करने लगे थे। तो इसमें बताया गया है गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर निम्नलिखित, मतलब ये चेंजेस हुए थे। गांधी जी कांग्रेस संगठन में आम जनता को कांग्रेस का हिस्सा बनाया गया। किसान व मजदूर वर्ग ने भी इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। तो पहले आम जनता नहीं होती थी इसमें, बड़े बड़े अमीर लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते थे कांग्रेस में, पर जब गांधी जी आए तो नॉर्मल लोगों ने भी, किसान ने, मजदूर ने भी इसमें भाग लिया। लोगों में, विद्यार्थियों, स्त्रियों, उद्योगपतियों में तो काफ़ी ज़्यादा, और भी जैसे कि विद्यार्थी, स्त्री, उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट किया कांग्रेस में, और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी। आज़ादी की लड़ाई के तरीकों में क्या क्या बदलाव आया था? सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, असहयोग प्रमुख हथियार हो गए। स्वतंत्रता पाने के लिए क्रांतिकारी भावना का नारा भी बुलंदियों पर था। तो क्या क्या चीज़ें बदलाव आई थी आज़ादी की लड़ाई में? सत्य यानी कि ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, ये सब आया। और भाई बिना लड़ाई झगड़ा करे, बिना दंगे फसाद किए ही हमारे देश ने अपनी आज़ादी पाई। नेक्स्ट जो है, साहित्य में, संस्कृति में, अखबारों में कैसे डिफरेंस आ गया? तो साहित्य, संस्कृति, अखबार आदि में यूरोप व पश्चिमी देशों से प्रभावित होकर भारत में भी समाचार पत्रों की बाढ़ आ गई, जिसने लोगों के मानस पटल को झकझोर कर रख दिया। सरकार की वास्तविकता का चित्र आम जनता के सामने आ गया। अपनी संस्कृति से लगाव की भावना उमड़ी। साहित्य रचना व राष्ट्रीयता के आधार पर होने लगी। तो देखिए लिटरेचर में बहुत ज़्यादा अंतर आया था। न्यूज़पेपर सब नेशनलिज्म के बारे में, यानी कि अपने देश में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए और क्यों क्या नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी मिलने लगी। तो लोगों में भी एक राष्ट्रवाद की भावना बढ़ेगी कि भाई हमें आज़ाद होना है। ये सब बदलाव आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर कहा जाता है कि भारत अंतर्विरोधों का देश है। आपके विचार से भारत में किस किस तरह के अंतर्विरोध हैं? कक्षा में समूह बनाकर चर्चा कीजिए। अंतर्विरोध यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस, क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, क्या क्या मतलब दिक्कतें हैं, या फिर क्या चीज़ें हैं जो आपस में कुछ कोई कह रहे हैं सही है, कोई कह रहे हैं गलत है। तो ये सब क्या है? तो अमीरी भी है, गरीबी भी है, आधुनिकता भी है, मध्ययुगता भी है, सुविधा संपन्नता भी है और सुविधा विहीन भी है। तो सत्य यह है कि
भारत अंतर्विरोधों का देश है। यहाँ सकारात्मक व नकारात्मक दोनों विचार साथ साथ चलते हैं। उदाहरणतः स्वाधीनता आंदोलनों में भी एक ओर सत्य अहिंसा का सहारा लिया गया तो दूसरी ओर क्रांतिकारी व सशक्त होकर अंग्रेज़ों का दमन करना चाहा। उसी प्रकार आज भी समाज में अमीर गरीब, पूंजीवाद समाजवाद, आधुनिक प्राचीन, सुविधा संपन्न सुविधा विहीन, पूर्व पश्चिमी आचार व्यवहार पहनावा आदि में निरंतर विरोधाभास चलता रहा। लास्ट क्वेश्चन है, नेहरू जी ने कहा है कि भविष्य की उस एक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां राष्ट्रीय संस्कृतियां मानव जाति की अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति में घुल मिल जाएंगी। आपके अनुसार उस एक दुनिया में क्या क्या अच्छा है और कौन कौन सा खतरे हैं? तो नेहरू जी कहते थे कि आगे चल करके समाज, देश, ये सब क्या है, बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। सबका कल्चर, लैंग्वेज, चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी। इन सब चीज़ों में फ़ायदा क्या है और क्या नुकसान है? तो देखिए, नेहरू जी अत्यंत दूरदृष्टा व कुशल भविष्य वक्ता थे, मतलब वो दूर की सोचने वाले थे। उन्होंने भारत के भविष्य का जो चित्र खींचा है उसके अनुसार भारत विश्व का महत्वपूर्ण अंग बनने योग्य है। मतलब भारत जो है पूरे वर्ल्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वर्तमान परिस्थितियाँ इस बात का साक्षी हैं कि विश्व बड़ी तेज़ी के साथ सिकुड़ता जा रहा है। संचार व परिवहन के साधनों के कारण व्यक्ति की पहुंच सर्वत्र है। इसका परिणाम यह है कि कोई देश अलग थलग नहीं रहता। सभी देशों की संस्कृतियां एक दूसरे से घुल मिल जाएंगी। इसका मतलब ये है सभी देश मिलकर ही उन्नति की ओर आगे बढ़ पाएंगे। इसके अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के परिणाम हमारे सामने आएंगे। इसके द्वारा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक साधनों में अभिव्यक्ति, ज्ञान के संचय व वैश्विक भावना की बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी ओर पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण, खुलापन, धन लोलुपता के कारण भारतीय सभ्यता व संस्कृति प्रभावित हो रही है। तो देखिए, हर जगह हर चीज़ की अच्छी भी चीज़ें होती हैं, बुरी भी चीज़ें होती हैं, है ना। तो हम लोग बाहर से भी कुछ ले रहे हैं, कुछ यहाँ की चीज़ें बाहर जा रही हैं, तो सब कुछ मिला जुला हो रहा है। तो क्वेश्चन आंसर्स हो गए कंप्लीट। थैंक यू।